हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 1 अगस्त। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक विद्वान ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है? बाल गंगाधर तिलक, प्रोफेसर मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। देखिए, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव माना है, जिसका आधार ऋग्वेद में वर्णित 6 महीना दिन 6 महीना रात को माना जाता है। अर्थात जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो ये जो वर्णन है ये ऋग्वेद में भी मिलता है। तो इस आधार पर पंडित बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है। ग्रंथ का नाम है आर्कटिक होम ऑफ वेदास करके इन्होंने ग्रंथ लिखा है, आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तो ये इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है कि आर्कटिक होम ऑफ वेदास किसके द्वारा लिखा गया है? पंडित बाल गंगाधर तिलक ने इसे लिखा है। अब हम यहां पर बात करते हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर की। तो देखिए, प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का निवास स्थान माना है। इनका मानना यह है कि मध्य एशिया से आर्य आए थे। वहीं दयानंद सरस्वती की बात करें तो दयानंद सरस्वती ने तिब्बत से, यानी इन्होंने भी माना है कि इनका मूल स्थान तिब्बत है। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को इनका निवास स्थान माना है। सप्त सैंधव प्रदेश को इनका निवास स्थान माना है। तो यहां पर आपका सही आंसर है पहले का ए वाला, यानी बाल गंगाधर तिलक। दूसरा प्रश्न है आपका, देवबंद आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह एक पुनर्जागरण आंदोलन था। वर्ष 1866 ईस्वी में यह प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का इसने विरोध किया। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था और इसका प्रारंभ जो है 1866 ईस्वी में हुआ है। लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध नहीं किया, बल्कि इसने इसका समर्थन किया था। तो यहां पर आपका तीसरा वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका एक और दो कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला। तीसरा प्रश्न है आपका, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में किसने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था? शकींद्र नाथ सान्याल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके जाने के संबंध में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह बम देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा धमाका था। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, वर्ष 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने निम्न में से किन्हें पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया? डचों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, वर्ष 1760 में लड़े गए वांडीवास के युद्ध द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से इन्हें बाहर कर दिया। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का बी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस को किस सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, बंगाल, या उपरोक्त सभी? देखिए, आप लोगों को याद होगा 16 अगस्त 1946 ये वही तारीख है जिस दिन बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। तो बंगाल सरकार ने इसका विरोध दर्ज करवाने के लिए इस दिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का सी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, 1889 ईस्वी में लंदन में स्थापित ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह आपको बताना है। इसकी स्थापना कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। इस समिति ने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी।
देखिए, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, तो इसकी अध्यक्षता जो है विलियम डिग्बी ने की थी, ना कि दादा भाई नौरोजी ने। यानी इसकी जो अध्यक्षता है, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है विलियम डिग्बी, तो उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, ना कि दादा भाई नौरोजी ने। तो यहां पर तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी, तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। इस समिति ने इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था, तो आपका ये वाला भी सही है। तो यहां पर आपका 1 और 2 सही कथन है, तो आपका सही आंसर है छठवें का सी, यानी 1 और 2। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कहां की समानांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया? उड़ीसा के तलचर की समानांतर सरकार ने, बलिया में चित्तू पांडे की सरकार ने, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में तामलुक सरकार ने, सतारा में वाईवी चौहान तथा नाना पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार ने। देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के कई क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ समानांतर सरकार का गठन हुआ। तो बंगाल के मेदिनीपुर जिले में तामलुक नामक स्थान पर तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई और यहां की सरकार द्वारा सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया गया और इसका अस्तित्व जो है 1944 तक बना रहा है। इसका जो अस्तित्व है इस वाहिनी का, सितंबर 1944 तक इसका अस्तित्व बना रहा है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी, यानी बंगाल के मेदिनीपुर जिले में तामलुक सरकार ने जो है सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का सी वाला। वहीं जो सतारा की समानांतर सरकार है, तो ये सबसे लंबे समय तक टिके रहने वाली, लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाली सरकार रही है। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स जब भारत आया तो वह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और उसने क्लाइव द्वारा बंगाल पर लागू द्वैध शासन को समाप्त किया और कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया। कलकत्ता के बारे में आपको पता होना चाहिए, 1698 ईस्वी में जॉब चरनॉक ने अजीमुसान द्वारा प्राप्त 3 गांव, जिसमें सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांव शामिल थे, तो इनको मिलाकर कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है 8वें का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास करने के कारण श्रमिक नेताओं पर यह मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे को पूरे संसार में बहिष्कार किया गया तथा श्रमिक आंदोलन पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। देखिए, मार्च 1929 में ब्रिटिश सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बनाकर मेरठ लाकर उन पर यह आरोप लगाकर मुकदमा चलाया कि उन्होंने ब्रिटिश सम्राट को भारत की प्रभुसत्ता से वंचित करने का प्रयास किया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इस मुकदमे को पूरे संसार में समर्थन मिला, परंतु इससे श्रमिक आंदोलन पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और 1931 के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन में श्रमिकों की सक्रियता में कमी आई तथा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक में विभाजन हो गया। तो इसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि इसका नकारात्मक पड़ा। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का ए वाला, केवल 1। 10वां प्रश्न है आपका, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, आगा खां, अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली। देखिए, हम विभाजित होते हैं और वे शासन करते हैं, यह कथन मौलाना मोहम्मद अली का है। इनका नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है, जो एक भारतीय मुस्लिम नेता, विद्वान, पत्रकार और कवि थे। यह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने हैं। 1923 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापकों में से भी एक रहे हैं ये। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का डी, मौलाना मोहम्मद अली। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना
बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।